तंत्र है, तो कंकाल तंत्र की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात अपन ये समझेंगे कि कंकाल तंत्र होता क्या है। ठीक है, पहली बात तो क्या कि कंकाल क्या होता है, दूसरी बात कंकाल का महत्व क्या होता है, तीसरी बात कंकाल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और कंकाल जो होता है मानव में किस प्रकार का कंकाल पाया जाता है। ठीक है, इससे नीचे मत रखिए। तो इतने बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि हर टॉपिक के साथ होता है कि हम डिटेल में जाने से पहले उसका परिचय देखते हैं कि परिचय वास्तव में ये है क्या। हर बार मैं यही कहता हूँ कि मानव का जो शरीर है अपने आप में कैसा है, विचित्र रचना है हर चीज की। ठीक है, तो अगर कंकाल तंत्र में मैं आप ही से ये कहूँ कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो क्या होगा, है ना। आपकी रिब्स जो है, ये पसलियां जो है, इनको हटा दिया जाए, है ना। आपका जो ये आवरण है, ये जो हड्डियां हैं, ये ऑक्सीपिटल है, फ्रंटल है, ये हड्डियां अगर हटा दें, ये वाली हड्डियां, तो भी आप पूरी तरीके से कैसे हैं, मुलायम है, लोचदार है। ठीक है, अगर हमारे पास हड्डियां नहीं होगी तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, ठीक से खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर हड्डियां नहीं होगी तो ठीक से चल नहीं पाएंगे। अगर हड्डियां नहीं होगी तो हमारे शरीर का आकार एक जैसा नहीं होगा। ठीक है ना, हमारा जो शरीर का आकार है वो निश्चित भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये कि कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है। ठीक है, शरीर को एक संरचना देता है, शरीर को मजबूती प्रदान करता है, और साथ साथ में ये भी करता है कि शरीर के जो अन्य ऑर्गन्स हैं जो बहुत ही मुलायम है, उनको सुरक्षा क्या करता है, प्रदान करता है। साथ साथ शरीर के चलने की, शरीर के आगे पीछे होने की, हिलने डुलने की क्रिया को भी क्या करता है, ये संपादित कराता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंकाल तंत्र क्या होता है, तो हम ये कहेंगे कि कंकाल तंत्र मानव के या जीव जंतु के शरीर को आधार देने वाला क्या होता है, एक तंत्र होता है। उसे क्या कहा जाता है, कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब कंकाल तंत्र के अंदर क्या होता है, तो हमने कहा तंत्र किसको कहोगे, तंत्र उसको कहेंगे जिसमें हमारे क्या होंगे, कई अंग मौजूद होंगे। मतलब इसमें कई ऑर्गन क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तभी हम किसी को क्या कह पाएंगे, तंत्र कह पाएंगे। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम कंकाल तंत्र की बात करेंगे तो कंकाल तंत्र में हमारे पास अस्थि यानी जिसको हम हड्डी या बोन कहते हैं वो होती है। ठीक है, कंकाल तंत्र में हमारे पास उपास्थि, इसको कार्टिलेज कहते हैं, वो होती है। इसको हम कंडरा यानी टेंडन कहते हैं, वो शामिल होती है। और कंकाल तंत्र के अंदर स्नायु जिसको कहा जाता है क्या, लिगामेंट, वो भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ मतलब ये कि हम जब कंकाल तंत्र पढ़ते हैं तो अस्थि को, उपास्थि को, कंडरा यानी टेंडन को, लिगामेंट यानी क्या, स्नायु को, इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कंकाल तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो हम अस्थि का अध्ययन करेंगे, हम उपास्थि को भी देखेंगे, कंडरा क्या होती है इसको भी देखेंगे, लिगामेंट्स क्या होते हैं इनको भी देखेंगे। और ये जो करते हैं इनका जो मूल काम होता है वो होता है क्या करना, जोड़ना। तो ये शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का क्या करेंगे, काम करेंगे। इसीलिए इसमें हम एक चीज और पढ़ते हैं, शरीर में पाए जाने वाले जोड़, जिनके माध्यम से हम हिलते डुलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा शरीर में हाथ पैर हैं, ठीक है, तो हाथ हमारा इधर आगे हो सकता है लेकिन पीछे जाएगा तो टूट जाएगा, है ना। वैसे ही अंगूठा चारों तरफ घूम सकता है, पैर को हम आगे पीछे कर सकते हैं, गर्दन को भी कुछ हिस्से तक क्या कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। तो इसका हिलना डुलना जिस माध्यम से होता है उन्हें कहा जाता है क्या, जोड़। तो मानव शरीर के अंदर जोड़ भी पाए जाते हैं जिनका अध्ययन भी हम कंकाल तंत्र या फिर स्केलेटल सिस्टम के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात है किसकी, कंकाल तंत्र की। अब प्रश्न ये उठता है कि कंकाल तंत्र का महत्व क्या है, कि स्केलेटल सिस्टम बॉडी में क्या क्या करता है। तो आपको इससे महत्व भी समझ आ गया होगा। पहला महत्व तो यही हुआ जो हमने पहले ही कहा कि शरीर को आकार प्रदान करना, यानी हमारा जो शरीर है उस शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना। अगर हमारी रिब्स कहीं से अगर हड्डी टूट जाए, फर्ज कर लो हड्डी टूट जाए, तो हड्डी जब टूटेगी और गलत तरीके से अगर जुड़ जाएगी तो आपके हाथ का नक्शा ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, हाथ टेढ़ा हो जाएगा। तो हमारे शरीर को निश्चित क्या देता है, आकार देता है। पहली बात क्या, कंकाल तंत्र। दूसरी बात, कंकाल तंत्र क्या करता है, शरीर का हिलना डुलना क्या करता है,
मतलब शरीर के हिलने डुलने की क्रिया भी जिस तंत्र के माध्यम से होती है वो तंत्र कौन सा होता है? कंकाल तंत्र। अगली बात, शरीर में जो गति की क्रिया होती है, एक तो होता है क्या? गति, और एक होता है क्या? प्रचलन। ठीक है, क्या? गति और एक क्या होता है? प्रचलन। गति और प्रचलन दोनों में फर्क होता है। गति का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी जगह से हिले बगैर शरीर के किसी भी अंग की स्थिति में परिवर्तन लाते हैं तो उसे तो कहा जाता है गति। ठीक है, जैसे आप यहीं बैठे हैं, आपने अपनी आंख लेंस को इधर उधर क्या कर दिया? घुमा दिया, लेकिन आप इधर उधर नहीं गए। इसका मतलब आपने प्रचलन नहीं किया, आपने लोकोमोशन नहीं किया, आपने क्या किया? मोशन किया, यानी गति। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ तक आ जाऊंगा तो ये लोकोमोशन हो जाएगा, यानी ये प्रचलन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं खड़े खड़े अपने शरीर को, हाथ पैर को इधर उधर करता रहूंगा तो क्या हो जाएगा? गति हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि कंकाल तंत्र मानव शरीर को गति या फिर जीव जंतुओं को गति और प्रचलन दोनों क्रियाओं को कराने में क्या होता है? सहायक होता है। अगर हमारे पास कंकाल तंत्र नहीं होता तो हम गति नहीं कर पाते, हम प्रचलन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये भी हमें किसके माध्यम से प्राप्त होता है? कंकाल तंत्र के माध्यम से क्या होता है? प्राप्त होता है। अगला महत्व ये भी है कि हमारे शरीर को सुरक्षात्मक क्या देता है? एक आवरण देता है। अगर यहाँ चोट लगती है, ठीक है, तो अंदर हमारे पास इसके अंदर लंग्स भी है, हार्ट भी है, जो ऑर्गन्स है वो काय के अंदर है? रिब्स के अंदर। यहाँ पर हमारा मस्तिष्क है। अगर ये क्रॉनिकल का आवरण नहीं होता तो मस्तिष्क तत्काल घुट जाता, जरा चोट लगती और नुकसान हो जाता है। तो सुरक्षा भी दे रहा है किसको? शरीर को, यानी प्रोटेक्शन भी दे रहा है। तो शरीर को सुरक्षात्मक आवरण भी प्रदान करता है कौन? कंकाल तंत्र। ठीक है, अब इसके बाद अगर प्रकार की बात करें तो कंकाल तंत्र क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक कंकाल तंत्र को कहा जाता है क्या? एंडो, और एक को कहा जाता है क्या? एक्सो। ठीक है, यानी एंडोएस्केलेटल सिस्टम और एक्सोएस्केलेटल सिस्टम। एंडो का मतलब होता है क्या? एंडो का मतलब अंतःकंकाल तंत्र, और इसका मतलब होता है बाह्य कंकाल तंत्र। इसका मतलब कंकाल तंत्र कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक आंतरिक कंकाल तंत्र होता है जिसको एंडोएस्केलेटल सिस्टम कहते हैं, और एक बाह्य कंकाल तंत्र होता है जिसको एक्सोएस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो दो प्रकार का क्या होता है? ये कंकाल तंत्र होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जैसा कि स्पष्ट है कि एंडो मतलब अंदर और एक्सो मतलब बाहर। ऐसा कंकाल तंत्र जो शरीर के बाहर होता है उसको बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं, और ऐसा कंकाल तंत्र जो शरीर के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? अंतःकंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे हमारे नेल्स, ठीक है, हमारे हेयर्स यानी बाल, ठीक है, हमारे आंख का ये जो लेंस है वो, ठीक है, हमारे नाखून है वो, अगर हम जानवरों में देखें तो उनके खुर हैं वो, ठीक है, उनकी सींगें हैं वो, हमारे दांत हैं, ये सब एक्सोस्केलेटल सिस्टम के क्या है? उदाहरण है। ये सब उदाहरण है किसके? बाह्य कंकाल तंत्र के, या फिर कहें एक्सोस्केलेटल सिस्टम के। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आ गया? वो सारे कंकाल जो शरीर के बाहर मौजूद है। अच्छा, और हमारी रिब्स हमें दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है ना। हमारे जॉइंट्स हमें दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रही है। हमारी ये ब्रेन की हड्डी हमें दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, लेकिन दांत तो दिख रहे हैं। तो जो चीज बाहर दिखेगी वो एक्सो में आएगी, जो चीज बाहर नहीं दिखेगी वो एंडो में आएगी। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे वो आएंगे जो क्या है? शरीर के बाहर दिखने वाले हैं, और इसके अंदर वो आएंगे जो शरीर के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जितने भी इंसेक्टास होते हैं, इंसेक्टा का मतलब जो कीट वर्ग होता है, उन कीट वर्गों में क्या होता है? एक्सोस्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। कछुआ जो होता है, कछुए के ऊपर का जो सेल होता है, जो खड़ा सख्त सेल होता है, वो भी उदाहरण है किसका? एक्सोस्केलेटल सिस्टम का। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटल सिस्टम वो स्केलेटल सिस्टम होता है जो शरीर के बाहर होता है, और ये शरीर को क्या देता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है? जैसे अगर हम नेल्स काटते हैं तो हमें तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता, क्यों? और अगर यही अगर स्किन काटते तो दर्द होगा। ठीक है, दांत टूटता है तो उतना दर्द नहीं होता, वो तो अंदर जो रूट्स हैं जब वो हिलती हैं तब दर्द होता है। लेकिन हमारा दांत अगर कैविटी हो जाती है, अगर दांत में क्या नाम से कोई पत्थर कंकड़ लग जाता है तो दांत को दर्द नहीं होता, दर्द हमें यहाँ महसूस होता है, क्योंकि ये रूट्स होती हैं जिनमें क्या ब्लड क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो ये मृत जैसे होते हैं, इनसे शरीर पर कष्ट नहीं होता। अगर हम कछुए को सेल पे कितने भी जोर से अगर उसको मारे पीटें तो कछुआ उससे क्या नहीं होता? प्रभावित नहीं होता। लेकिन अगर तुम कछुए को उल्टा कर दोगे
तो फिर वो क्या होगा, प्रभावित होने लगेगा। तो वो उदाहरण है किसका, एंडोस्केलेटल सिस्टम का। तो एक्सोस्केलेटल सिस्टम और एंडोस्केलेटल सिस्टम के उदाहरण समझ में आ गए। पेपर में केवल यही पूछा जाता है कौन से जंतुओं में एंडोस्केलेटल सिस्टम पाया जाता है और कौन से में क्या होता है, बाह्य या फिर एक्सोस्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। या फिर उदाहरण पूछ ले कि नाखून काय के उदाहरण है, बाल काय के उदाहरण है, जानवरों के सींग काय के उदाहरण है। अच्छा, सांप जो होते हैं, जो सांप होते हैं उनकी जो कांचरी हम जिसको कहते हैं शल्क, वो भी एक्सोस्केलेटल सिस्टम का उदाहरण है। मछलियां जो होती हैं, तो मछलियों को जब धोआ धाई करते हो तो वो जो बाहर निकल आता है वो सिक्के टाइप के, वो भी क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटल सिस्टम के उदाहरण होते हैं। तो जो शल्क पाए जाते हैं, तो कह सकते हैं जो सांप के ऊपर जो शल्क पाए जाते हैं मछलियों के ऊपर, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सोस्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। और वो उदाहरण है किसके, एक्सोस्केलेटल सिस्टम के। ठीक, अब ये बात समझ में आ गई क्या एंडो है और क्या एक्सो है। अब बात करते हैं इस बात की कि जो एंडोस्केलेटल सिस्टम है, या फिर बोलें कि ये क्या है, जो एक्सोस्केलेटल सिस्टम है, इनका निर्माण कैसे होता है। तो देखो जरा, जो आपका इन दोनों का अब ये देखते हैं कि एंडोस्केलेटल सिस्टम और एक्सोस्केलेटल सिस्टम, यानी जो आंतरिक क्या है, कंकाल तंत्र है, और जो बाह्य कंकाल तंत्र है, इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो जो आंतरिक कंकाल तंत्र होता है ये बनता है भ्रूण की काय से, मेसोडर्म से। कैसे बनता है, भ्रूण की मेसोडर्म से। और जो बाह्य कंकाल होता है ये बनता है किससे, भ्रूण की एक्टोडर्म से, प्लस दोनों से बनता है भ्रूण की मेसोडर्म और भ्रूण की क्या, एक्टोडर्म से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर ये पूछा जाए कि जो आंतरिक कंकाल तंत्र है उसका निर्माण कैसे होता है, तो उसका निर्माण होता है कैसे, मेसोडर्म से। और अगर ये पूछा जाए कि जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है, एक्सोस्केलेटल सिस्टम होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, तो एक्टोडर्म से होता है और मेसोडर्म से होता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म चक्कर क्या है, ये है क्या। ठीक है, तो देखो मानव जो है त्रिस्तरीय प्राणी है। ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं, त्वचा के 3 स्तर पाए जाते हैं। ठीक, मतलब मानव का जब विकास होता है, जिसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, तो जब गर्भाधान होता है, गर्भाधान के 3 माह बाद 3 माह तक हार्ट बन जाता है और धीरे धीरे मानव की पूरी आकृति तैयार हो जाती है काय में, गर्भ में। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, शुरुआत में एक क्या होता है, डिंब होता है, डिंब से पिंड बनता है, पिंड से क्या बनता है, एम्ब्रियो, या फिर कह सकते हैं कि भ्रूण बनता है। तो सबसे पहले जिस त्वचा का निर्माण होता है उस त्वचा का नाम क्या है, उस त्वचा का नाम है एंडोडर्म। क्या, एंडोडर्म। हम बात कर रहे हैं कि ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म और मेसोडर्म क्या है। तो मानव शरीर में बनने वाली पहली त्वचा कहलाती है क्या, एंडोडर्म। ये क्या है, प्राथमिक स्तर है। और दूसरे नंबर पर जो त्वचा बनती है वो है क्या, एक्टोडर्म। ठीक है, इसको कहा जाता है बाह्य त्वचा, इसको कहा जाता है आंतरिक त्वचा। और तीसरे नंबर पर जो त्वचा बनती है उसको कहा जाता है क्या, मध्यम या मध्य त्वचा, या फिर कहा जाता है क्या, मेसोडर्म। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि मानव के शरीर में, मानव का शरीर कैसा होता है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, त्रिस्तरीय होता है। और जिसमें स्तर कौन कौन से होते हैं, तो आंतरिक स्तर को कहा जाता है एंडोडर्म, बाह्य को कहा जाता है एक्टोडर्म, और ये निर्मित होने वाला दूसरा क्या होता है, स्तर होता है। और तीसरा सबसे अंत में बनता है क्या, मध्य स्तर या मध्य त्वचा, जिसको कहा जाता है क्या, मेसोडर्म। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि मानव शरीर के जितने भी अंग हैं, चाहे हम बाल की बात कर रहे हैं, चाहे नाखून की बात कर रहे हैं, चाहे हार्ट की बात करें, चाहे पेनक्रियास की बात करें, चाहे लिवर की बात करें, पूरे शरीर के सारे अंग इन्हीं 3 काय से, त्वचाओं से निर्मित होते हैं। अब किससे क्या बनता है, तो देखो जो एंडोडर्म होती है, तो इसके बारे में एक तो आपको ये याद रखना है कि मानव के विकास की जो पहला स्तर है, पहला जो स्तर है वो स्तर है क्या, एंडोडर्म। एंडोडर्म कहाँ होती है, पहली त्वचा होती है। इससे शरीर, मानव शरीर के अंदर जो एंडोडर्म होती है, तो इस एंडोडर्म से मानव शरीर के अंदर क्या क्या बनता है, इससे मानव शरीर का यकृत बनता है, इससे मानव शरीर की अग्नाशय बनती है,
जब बात आती है किसकी, मेसोडर्म की, तो मेसोडर्म से ये कंकाल तंत्र भी बनता है। अगर ये पूछा जाए कि कंकाल तंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो मेसोडर्म से होता है। तो मेसोडर्म से ही बनता है क्या, तो मेसोडर्म जो होती है रक्त का निर्माण मेसोडर्म से होता है, हार्ट का निर्माण मेसोडर्म से होता है, पूरे कंकाल तंत्र का निर्माण कैसे होता है, मेसोडर्म से होता है। अगर बात करें एक्टोडर्म की, तो एक्टोडर्म जो होते हैं, एक्टोडर्म से हेयर बनते हैं, एक्टोडर्म से आंख का जो ये लेंस होता है वो बनता है, हमारी त्वचा बनती है। तो मेसोडर्म से हार्ट मतलब हृदय बन गया, मेसोडर्म से रक्त बन गया, मेसोडर्म से और रक्त के साथ साथ क्या क्या बन गया, अपनी लसिका बन गई, यानी लिम्फ जिसको कहते हैं। लिम्फ का निर्माण कैसे हुआ, मेसोडर्म से हुआ। शरीर के पूरे अंगों का निर्माण जिन डर्म से होता है, जिन त्वचाओं से होता है, उसको कहा जाता है क्या, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। तो यहाँ से आपको ये निकाल लेना है। यहाँ से भी पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं कि हृदय का निर्माण कौन सी त्वचा से होता है, तो कहेंगे मेसोडर्म से होता है। अगर ये पूछा जाए कि नाखून का निर्माण कैसे होता है, तो एक्टोडर्म से होता है। अगर ये पूछा जाए कि यकृत है, अग्नाशय है, जो मैस्कुलर पार्ट है, वो कैसे बनते हैं, तो एंडोडर्म से बनते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि पहली त्वचा कौन सी है, तो एंडोडर्म है, दूसरी त्वचा कौन सी है, तो एक्टोडर्म है, और तीसरा जो स्तर है वो कौन सा है, मेसोडर्म का है। और क्रम अगर पूछ ले तो क्रम है एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। तो इनमें से ये वाली जो डर्म है, इसी से बनता है कंकाल तंत्र। और इस कंकाल तंत्र के अंदर जो आंतरिक है उसमें केवल मेसोडर्म होती है, और जो बाह्य है उसमें एक्टो या मेसो दोनों हो सकती है। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये प्रकार हो गए किसके, के कंकाल तंत्र के। ठीक है, तो ये कंकाल तंत्र की। अब बात करते हैं इसकी मानव कंकाल तंत्र की, जो हमें पढ़ना है कि मानव कंकाल तंत्र क्या है। तो मानव कंकाल तंत्र आपने देखा होगा, मानव का कंकाल, हड्डियों का जो ढांचा, स्कूल्स में देखा हो, कॉलेजेस में देखा हो, कहीं प्रयोगशाला में देखा हो, या आपने क्या नाम से गूगल करके देखा हो, जैसे भी। तो जो कंकाल होता है उसको मैं बना नहीं पाऊंगा बोर्ड पे, ठीक है, आपने तो देखा होगा, इमेजिन करना होगा। वो हड्डियों का पूरा ढांचा क्या कहलाता है, कंकाल यहाँ पर कहलाता है। अब हम बात करते हैं मानव के कंकाल तंत्र की। तो मानव का जो कंकाल तंत्र होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानव में कैसा कंकाल तंत्र पाया जाता है, आंतरिक कंकाल तंत्र भी होता है और बाह्य कंकाल तंत्र भी होता है। आंतरिक कंकाल तंत्र के उदाहरण हमने देख लिए, जो ये होते हैं। और बाह्य कंकाल तंत्र में नेल्स है, हेयर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि मानव का जो कंकाल तंत्र है, मानव में आंतरिक और मानव में बाह्य दोनों प्रकार का क्या पाया जाता है, कंकाल तंत्र पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब जो मानव का कंकाल तंत्र होता है, इस मानव के कंकाल तंत्र को दो भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। एक को कहा जाता है क्या, उपांग कंकाल, क्या, उपांग कंकाल। और एक को कहा जाता है अक्षीय कंकाल, क्या, अक्षीय कंकाल। उपांग को क्या बोला जाता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अक्षीय को क्या बोला जाता है, एक्सिलरी स्केलेटन सिस्टम। तो दो भागों में बांटा जाता है किसको, मानव के कंकाल तंत्र को, उपांग कंकाल और क्या, अक्षीय कंकाल। तो पहली बात तो यही कि उपांग कंकाल क्या होते हैं और अक्षीय कंकाल क्या होते हैं। अक्ष का मतलब होता है केंद्र, या अक्ष का मतलब होता है धुरी। ठीक है, तो जो धुरी के ऊपर जो क्या नाम से आपका कंकाल तंत्र होता है, जिसके ऊपर घूमता है, उसको कहा जाता है क्या, अक्षीय कंकाल तंत्र। उपांग कंकाल तंत्र क्या होता है, तो उपांग कंकाल तंत्र वो कंकाल तंत्र होता है जिससे हम शरीर की सारी गतिविधियां करते हैं। हाथ पैरों से काम करते हैं, तो हाथों का कंकाल तंत्र क्या होगा, उपांग कंकाल तंत्र होगा। हम पैरों से चलते हैं, कैसा होगा, उपांग कंकाल तंत्र होगा। तो उपांग कंकाल तंत्र शारीरिक क्रियाओं को क्या कराता है, संपादित कराता है। और अक्षीय कंकाल तंत्र अपनी जगह स्थिर रहता है और सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऐसे कितने हैं, अगर इतना ये वाला धड़ हटा दिया जाए और इतना वाला ये वाला धड़ हटा दिया जाए, तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, रिब्स बचेगी, और हमारे पीछे क्या बचेगी, बैकबोन बचेगी, और हमारा ये पूरा हेड बचेगा। तो हेड हुआ, रिब्स हुई, और ये आपकी पीछे जो हाइड की हड्डी है ये हुई, और रीढ़ की हड्डी। तो ये होती है क्या, अक्षीय कंकाल। ठीक है, और इनको हटा के यानी पैर और हाथ की हड्डियां क्या होती हैं, उपांग कंकाल होती हैं। ठीक है, तो जो उपांग कंकाल होता है, उपांग कंकाल में हड्डियां होती हैं कितनी, 126।
ठीक है, कितनी होती है 126, और अक्षीय कंकाल में कितनी होती है 80। तो कुल मिलाकर मानव शरीर में कितनी हड्डियां हो गई? लेकिन ये जो संख्या है ये संख्या है वयस्क की, ठीक है। बालकों में हड्डियां 300 से लेके 350 होती हैं, ठीक है। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 से लेके 350 शिशुओं में क्या होती है, हड्डियों की संख्या होती है। लेकिन वयस्क की अगर बात करेंगे तो वयस्क में कितनी होती है 206 हड्डियां होती है, ठीक है। तो उपांग कंकाल समझ आ गया। आप जो भी काम कर रहे हैं तो वहां पर एक्टिव हो रहा है उपांग कंकाल, और जो काम नहीं करता अपनी जगह स्थिर रहता है उसे कहा जाता है अक्षीय कंकाल, ठीक है। अब देखो, अगर अक्षीय कंकाल की बात करें कि अक्षीय कंकाल में क्या क्या है, तो हमने क्या बोला कि अक्षीय कंकाल में क्या है, एक तो है अक्षीय कंकाल में आपकी क्या खोपड़ी, ठीक है। तो खोपड़ी काय का उदाहरण है अक्षीय कंकाल का, ठीक है। तो देखो खोपड़ी उदाहरण है किसका, अक्षीय कंकाल का। दूसरी बात, अगर हम बात करें खोपड़ी के बाद क्या होती है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी उदाहरण है किसका, अक्षीय कंकाल का। इसके बाद आपकी जो पसलियां हैं ये उदाहरण है किसका, अक्षीय कंकाल का। इसके बाद ये वाली हड्डी में हम रोस्टी बोलते हैं, ये भी उदाहरण है किसका, अक्षीय कंकाल का, ठीक। तो अक्षीय कंकाल में क्या क्या हो गया, खोपड़ी, अक्षीय कंकाल में आ गई रीढ़ की हड्डी, अक्षीय कंकाल में आ गई पसलियां, अक्षीय कंकाल में आ गई क्या उरोस्थी, ठीक है। अब इसकी अगर संख्याओं को देखें तो खोपड़ी में संख्या कितनी होती है हड्डियों की 29, रीढ़ की हड्डी में एक कितनी होती है वयस्क में 26, और वैसे कितनी होती है शुरुआत में 33, पसलियों की संख्या कितनी होती है 24, उरोस्थी की संख्या कितनी होती है 1, कुल मिला के कितने हो गए 80, ठीक है। अब ये जो उपांग होता है इस उपांग को क्या किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक को कहा जाता है अग्रपाद और एक को कहा जाता है पश्चपाद, ठीक है। मतलब अग्रपाद का मतलब हाथ, पश्चपाद का मतलब पैर, दोनों में 60 और इसमें भी 60, कुल मिला के 120 हड्डियां होती हैं, यानी 60 हाथों में हड्डियां होती हैं और 60 पैरों में हड्डियां होती हैं। 6 पाई जाती हैं क्या, मेखलाएं, ठीक है, जिन्हें गिरडल बोलते हैं। मेखलाएं कितनी होती हैं 6, तो टोटल कितनी हो गई 126। अब ये 206 हड्डियों के नाम हमें याद करना है, आसानी से हो जाते हैं। तो देखो जरा, अब पहली बात ये बताओ कि ये परिचय समझ आ गया, हम कंकाल तंत्र क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और मानव में किस प्रकार का कंकाल तंत्र पाया जाता है। तो हमने देखा कि भाई मानव में उपांग कंकाल भी होता है, अक्षीय कंकाल भी होता है, और अगर ये पूछे कि कौन सा अक्षीय कंकाल के उदाहरण है तो ये सब अक्षीय कंकाल के उदाहरण है। पूछे कि ज्यादा हड्डियां उपांग में है, अब यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में है या एक्सिलरी में है, तो किस में है ज्यादा, अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर यानी उपांग में, उपांग में कितनी है 126। अगर स्पेशल पूछे कि पूरे हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं तो 60, पैर में कितनी हड्डियां होती हैं तो 60, पूरे उपांग में कितनी हड्डियां होती हैं 126। और अगर ये पूछ ले कि काय में अक्ष में कितनी होती है तो 80। अगर अलग अलग सेपरेट करके पूछे कि खोपड़ी में कितनी होती है तो 29, रीढ़ में कितनी होती है, वयस्क पूछे तो 26, और अगर शिशु पूछे तो 33, पसलियां कितनी होती हैं 24, उरोस्थी कितनी होती है 1, जिसको स्टर्नम कहा जाता है, ठीक, क्लियर है बात। अब बात करते हैं आगे कि ये तो बात हो गई किसकी, क्या नाम से आपके मानव के कंकाल तंत्र की, ठीक है। अब देखो ये जो उपांग और अक्ष होते हैं इनमें दो चीजें होती हैं, एक होती है क्या अस्थि, एक क्या होती है अस्थि। यहां पर हमें दो चीजें समझना है, एक होती है अस्थि और एक होती है क्या उपास्थि, ठीक है। अस्थि को बोला जाता है बोन, हम अपनी भाषा में बोलते हैं हाड़, और दूसरे को बोला जाता है क्या उपास्थि, और इसको बोला जाता है कार्टिलेज, ठीक है। अब पहली बात ये समझ लें कि हड्डी और उपास्थि में अंतर क्या है। उप का मतलब क्या होता है सहायक, ठीक है। अस्थि का मतलब हड्डी, क्योंकि शुरुआत में जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां मुलायम होती हैं, ठीक है। अब ये क्यों होती है मुलायम, ये चर्चा हम आगे करेंगे। अभी बस केवल इतना करना है हमें कि ये समझना है कि अस्थि क्या है और उपास्थि क्या है। तो चर्चा करें अगर अस्थि की, तो अस्थि मतलब हड्डी होती है। हड्डी किसको कहते हैं, हड्डी कहते हैं कि फाइबर और मैट्रिक्स से बना हुआ एक सख्त और मजबूत संयोजी ऊतक क्या कहलाता है,
अस्थि कहलाता है। अब इसका जो मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स में एक प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन का नाम होता है क्या? ओसीन। उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? ओसीन। तो हम ये कहेंगे कि फाइबर और क्या मैट्रिक्स से निर्मित मजबूत संयोजी ऊतक, यहां पर मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्या? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, संयोजी ऊतक यानी हड्डी एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है। अब ये संयोजी ऊतक क्या होता है? संयोजी ऊतक का मतलब होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का क्या करे? काम करे, कनेक्ट करे। तो हड्डी एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है। हड्डी में क्या पाया जाता है? ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में इसके साथ साथ कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हड्डियां सख्त होती हैं। ठीक है, और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण हड्डियों में थोड़ी सी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हल्का सा वो मुलायम होती हैं। तो हड्डियों में प्रोटीन जो पाई जाती है वो ओसीन होती है। हड्डियों में जो अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स होते हैं, और कार्बनिक और कार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ हड्डियों के अंदर देखने को मिलते हैं। जब हम हड्डी को जला देते हैं तो कार्बनिक पदार्थ तो क्या होते हैं? हवा में धुआं बन के उड़ जाते हैं, और शेष जो हमें जो अस्त मिलती है या जो राख मिलती है वही हड्डी में पाए जाने वाले कैसे अकार्बनिक पदार्थों का बचा हुआ अपशिष्ट होता है। ठीक है, तो हड्डी की बात समझ आ गई कि हड्डी क्या है? आया ना? अब दूसरी बात एक होती है क्या? उपास्थि। उपास्थि का मतलब ये होता है कि हड्डी हमारी मजबूत होती है लेकिन उपास्थि हमारी फ्लेक्सिबल होती है। ये वाली नाक को इधर उधर करोगे टूटेगी नहीं, कान को ऐसे ऐसे करोगे तो ये भी नहीं टूटना। टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा। ठीक है, हमारे जहां पर लंबी लंबी हड्डियां होती हैं और हड्डियों में जहां पर जॉइंट्स होते हैं ऐसे जुड़ना होता है, जैसे घुटने को आप ऐसे ऐसे मोड़ रहे हैं, तो जो इसका पीक पॉइंट होता है, लास्ट वाला शिखर, वहां पर भी क्या पाई जाती है? उपास्थि ही पाई जाती है। तो हड्डी का एक ऐसा रूप जो कैसी होती है? मुलायम होती है, उसी को बोला जाता है क्या? उपास्थि। जहां हड्डी सख्त और मजबूत होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, वहीं पर उपास्थि कैसी होती है? मुलायम होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, अब अगली बात ये कि इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है उपास्थि के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो उपास्थि का, कार्टिलेज का जिस प्रोटीन से निर्माण होता है उस प्रोटीन को कहा जाता है क्या? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि कौन सी प्रोटीन होती है उपास्थि में, तो हम कहेंगे कॉन्ड्रिन क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है उपास्थि में, और अस्थि में कौन सी प्रोटीन होती है? ओसीन होती है। यहाँ तक क्लियर है? अब इन दोनों चीजों को हमें आगे पढ़ना है कि अस्थि से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, मैं मुंह जुबानी बोले देता हूँ, सुन लेना। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मुझे फिर मिटाना पड़ेगा। अस्थि का पेपर में प्रश्न आते हैं हड्डियों से लेकर के कि हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हड्डियों के अध्ययन को बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। दूसरी बात कि हड्डियों के निर्माण में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं। तो हड्डियों के निर्माण में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक को तो कहा जाता है ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं, एक को कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो जो शब्द है ये अस्थि के लिए है। किसके लिए है? अस्थि के लिए या हड्डी के लिए। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं हड्डियों का निर्माण करती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं वो हड्डियों को खत्म करती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी कोशिकाएं हड्डियों का निर्माण करती हैं, तो हम कहेंगे कि जो ऑस्टियोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं क्या करती हैं? हड्डियों का निर्माण करती हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं? हड्डियों को खत्म करती हैं, मतलब नष्ट करती हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि हड्डियों के निर्माण में कौन सी कोशिकाएं सहायक हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट। हड्डियों को खत्म करने में, नष्ट करने में तो ऑस्टियोब्लास्ट। ये बात याद हो रह जाएगी। अब ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है कोशिकाएं, ये ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं ही हैं जो हड्डी के अंदर एक प्रोटीन का स्राव करती है, सिक्रेशन करती है। कौन सी प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन।
अगर ये कहा जाए कि ओसिन प्रोटीन का स्राव या सेक्रेशन कौन करता है, तो कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं ओसिन का क्या करते हैं? स्राव करती हैं। और हड्डियों का निर्माण किसने किया या बोन का निर्माण किसने किया? तो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं ने किया। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं ही हैं जो ओसिन का क्या करती हैं? स्राव करती हैं। तो अगला प्रश्न ये बन जाता है कि हड्डियों में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? तो हड्डियों में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है कौन सी? ओसिन प्रोटीन। और ये कितनी? 38% क्या होती है? हड्डियों में पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक बात ये भी पूछी जाती है कि डी क्या नाम से ये पूछा जाता है कि अगर हड्डी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डुबोया जाए तो क्या होगा? अगर हड्डी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डुबोया जाता है तो डीकैल्सिफाइड हो जाती है क्या हड्डियां? तो डीकैल्सिफाइड होने का मतलब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, खत्म हो जाता है कैल्शियम उसमें से, इससे हड्डियां मुलायम बन जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं। तो डीकैल्सिफाइड होती है हड्डियां कैसे? अगर हड्डियों को डुबोया जाए किसमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। ठीक है, तो ये हड्डियों के बारे में है। अब कौन सी हड्डी बड़ी है, कौन सी हड्डी छोटी है, ये चर्चा तो हम तभी करेंगे जब ये वाली हड्डियों को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं करेंगे इसकी चर्चा। तो ये बात समझ आ गई किसकी? हड्डियों। अब हड्डी जो लंबी हड्डियां होती हैं, उन लंबी हड्डियों के बीच में मान लो ये हड्डी है, इस हड्डी के बीच में एक क्या होती है? कैविटी होती है। इस कैविटी को बोला जाता है मैरो कैविटी। क्या बोला जाता है? मैरो कैविटी। और मैरो कैविटी के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको कहा जाता है बोन मैरो। ठीक है, ये बोन मैरो दो प्रकार की होती है, एक रेड बोन मैरो होती है, एक येलो बोन मैरो होती है। जो ऊपर के हिस्से में होती है, ऊपर दिखाई देती है, वो रेड बोन मैरो होती है, और जो भीतर बीच में दिखाई देती है वो येलो बोन मैरो होती है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि बोन मैरो बनती कहाँ है? तो अस्थि मज्जा कहते हैं इसको, या इंग्लिश में बोन मैरो कह रहे हैं। बोन का मतलब हड्डी, हड्डी के अंदर बन रही है। काय के अंदर बन रही है? हड्डी के अंदर बन रही है। अब ये हड्डी होती है खोखली। ये हड्डी कैसी होती है? खोखली। तो आपने खाए होंगे लेग पीस, है खाए? हाँ, तो लेग पीस इसलिए खाते हो क्योंकि उसके अंदर ये माल भरा पड़ा है, क्या? बोन मैरो। ठीक है, तो ये जो बोन मैरो है, ये बोन मैरो दो प्रकार की होती है, एक रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। हड्डी के अंदर ही होती है, लेकिन ये कौन सी हड्डी में होती है? जो लंबी हड्डियां होती हैं। तो लंबी हड्डियों के बीच की जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह को मैरो कैविटी कहा जाता है, या मैरो क्या कहा जाता है? गुहा। ठीक है, और जो इसके अंदर यानी इस खाली स्थान में जो लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को कहा जाता है बोन मैरो। अब बोन मैरो जो ऊपर दिखाई देती है उसको कहा जाता है रेड बोन मैरो, और जो यहाँ दिखाई देती है उसको कहा जाता है येलो बोन मैरो। अब दोनों में अंतर ये है कि आरबीसी का निर्माण करती है रेड बोन मैरो और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है येलो बोन मैरो। हमने ये पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा रक्त के अंदर कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो हम कहते हैं अस्थि मज्जा में होता है। ये वही अस्थि मज्जा है जिसके अंदर रक्त का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो अगर अलग से ये पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी कौन बनाती है, आरबीसी कौन बनाती है, तो डब्ल्यूबीसी अस्थि मज्जा ही बनाती है, लेकिन कौन सी अस्थि मज्जा? येलो बोन मैरो। और अगर ये पूछे कि आरबीसी कौन बनाती है, तो अस्थि मज्जा ही बनाती है, लेकिन कौन सी? रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? तो हम कहेंगे हड्डियों के ऊपरी सतह पर, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर मिलती है रेड बोन मैरो, और बीच में मिलती है क्या? ठीक, क्लियर है। तो ये हड्डियों के बारे में है, उपास्थि के बारे में बता दिया। अब अगली जो बात होगी वो होगी इनकी काय को लेकर, इनके नाम को लेकर, कि खोपड़ी में कौन कौन सी हड्डियां, क्या क्या नाम है, इन सब के नामों की चर्चा हम करेंगे। मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई संशय? क्लियर हो गया? ठीक है, तो मिटा रहा हूं।